तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं आप ही के अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ आरपीएफ कांस्टेबल की हर एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो भी मैं आपको स्लाइड्स दिखा के। और दोस्तों, आप सभी के प्रेम से मैं खुद रेलवे में सर्विस कर रहा हूं, तो मैं आपको हवा में कुछ भी नहीं बताऊंगा कि मैंने कैसे नौकरी ली, किस प्रकार से। दोस्तों, आपके साथ मैं भी कांस्टेबल और एसआई, दोस्तों विशेष रूप से एसआई में मैं भी आपके साथ एग्जाम में प्रेजेंट होऊंगा। तो मैं इस वीडियो में आपको इस कांस्टेबल की पूरी जानकारी दूंगा और एक नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें एसआई के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा। दोस्तों, इस जो नोटिफिकेशन है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई है, चाहे क्वालिफिकेशन कब तक कंप्लीट होनी चाहिए, कोई भी सर्टिफिकेट है वो कब का बना होना चाहिए, एज रिलैक्सेशन आपको किस प्रकार से काउंट करना है, किस कैटेगरी को कितनी छूट, इस पर यह समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस छोटी सी वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों, आप फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों अब से आपको एसआई को लेकर के, आज पे कांस्टेबल और एसआई को लेकर के कंटिन्यू वीडियो मिलेंगे, जिससे दोस्तों आपको एग्जाम में 110% मदद मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप चैनल में पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक स्लाइड्स के साथ। चलिए दोस्तों, आज की पहली स्लाइड आपके सामने आ चुकी है। वो दोस्तों देखिए, आरपीएफ कांस्टेबल की बात करें अपने इस वीडियो में। तो दोस्तों, मैं पहले आपको नोटिफिकेशन के बारे में एक छोटी सी बात जो इम्पोर्टेंट है वो स्लाइड आपको बताऊंगा, उसके बाद हर चीज़ की बात करूंगा, चाहे सीबीटी में क्या कितने नंबर का होना है, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, ये सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस आपको पता है RPF 02, ये दोस्तों कांस्टेबल का है। दोस्तों, आवेदन की तिथि आपको पता है कि 15 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट भी दी हुई है 14/5। उसके बाद दोस्तों, एक आपको मॉडिफिकेशन के लिए भी आपको विंडो दिया जाएगा कि अगर आपके फॉर्म में कोई गलती भरी गई है तो आप 15/5 से 24/5 के बीच उसमें सुधार कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों, नीचे ये कांस्टेबल का जो पे लेवल है वो भी देखिए, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ये जो कांस्टेबल की दोस्तों देखिए, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल मेल एंड फीमेल से, मतलब ये आवेदन मांगे जा रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है। फिर दोस्तों, इस जो ये डब्बा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि कांस्टेबल की भर्ती है और लेवल 3 में आती है। दोस्तों बताऊं तो ये डी ग्रुप लेवल 1 में आती है, जिसे अपन कहते हैं डी ग्रुप। उसके बाद लेवल 2, 3, 4, 5, 6, मतलब जिसमें स्टेशन मास्टर आता है, तो ये लेवल 3 की जॉब है। तो ये दोस्तों मतलब जो जूनियर क्लर्क है उससे अच्छी खासी पोस्ट है, मतलब जो लेवल 3 में जो CCTC आते हैं या जो सिर्फ और सिर्फ TC आते हैं उस लेवल की पोस्ट है। 21,700 बेसिक देखिए, इसीलिए इसको लेवल 3 में रखा गया। दोस्तों, अच्छी पोस्ट है, डी ग्रुप के से तो बहुत अच्छी है, क्योंकि दोस्तों देखिए लेवल 3 की पोस्ट है, शानदार पोस्ट है। और दोस्तों, मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है। ये भी दोस्तों कोई हार्ड मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है, सबसे आसान वाले मेडिकल स्टैंडर्ड में से एक है B1। और दोस्तों, इसके लिए इसके साथ आपको एज भी दी गई है 18 से 28। दोस्तों, इस एज के बारे में मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं कि कितने, मतलब कौन सी कैटेगरी में कितनी एज चाहिए, एज में रिलैक्सेशन किस कैटेगरी को कितना है, वो भी सारी चीज़ दोस्तों इसमें। इसीलिए नीचे देखिए लाइन लिखी हुई है, देखिए यहाँ पर कि डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी इन गिवन इन द दोस्तों अनेक्जर B, मतलब ये जो वैकेंसी टोटल आपको दी हुई है 4208, कांस्टेबल की 4208, उनका अलग अलग विभाजन, मतलब किस कैटेगरी कितनी है, उसके लिए मैं आपको एनेक्जर B भी बिल्कुल दिखाने वाला हूँ, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। और दोस्तों, नीचे देखिए इस लाइन, ये लाइन दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि दिस इंक्लूडेड ए रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर एज। दोस्तों, ये मतलब ये वो 3 साल का रिलैक्सेशन है जो हर कैटेगरी को एक्स्ट्रा मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों जो कोविड-19 हुई थी उस वजह से हर कैटेगरी को 3 साल की छूट दी गई है। और दोस्तों, मैं मतलब नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको एक स्लाइड पे कंप्लीट बताऊंगा कि किस कैटेगरी को कितनी एज होनी चाहिए, चाहे मतलब जो 3 साल का एक्स्ट्रा है उसको मिला करके कितना होना चाहिए। मतलब आपको मैं वो डेट बताऊंगा, उससे पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए, मतलब वो आखिरी डेट, अगर उसके बाद जन्मे हुए तो आप फॉर्म भर सकते हो। मतलब इसका दोस्तों आपको मैं एज को रिलेटेड सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये था तो लेवल 3 वाला, ये मैंने बता दिया। अब चलिए मैं नेक्स्ट दोस्तों स्लाइड आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें देखिए दोस्तों, आपको मैं फिजिकल के बारे में दोस्तों पहले रिव्यू दे देता हूँ, उसके बारे में सारे, चाहे CBT का हो, चाहे दोस्तों कोई और हो, चाहे क्वालिफिकेशन को लेकर के सारी चीज़ें आपको मैं बताता चलूँगा। लेकिन दोस्तों, आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लें, क्योंकि दोस्तों मैं चीज़ें वही बताऊँगा जो वास्तव में रेल में चलती है, क्योंकि दोस्तों मैं आप सभी के प्रेम से मैं खुद ही भारतीय रेलवे में सर्विस कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा फिजिकल का आइडिया दूँ। तो कांस्टेबल में दोस्तों देखिए, ये ऊपर वाला मेल का है और नीचे वाला ये फीमेल का है। तो दोस्तों, मेल को आपको पता है कि 1600 मीटर की रनिंग करनी है 5 मिनट और 45 सेकंड में। तो दोस्तों, फिजिकल के बारे में एक ही बात बोलना चाहूँगा, जो रनिंग करता हुआ बंदा होगा वही 5:45 निकाल सकता है, मतलब 2-3 महीने की प्रैक्टिस से ही ये 5:45 टाइम आ सकता है। 10 दिन में 5:45 टाइम गारंटेड नहीं आएगा। तो दोस्तों, कांस्टेबल में जिन बंदों की रनिंग अच्छी है
मतलब ये जीडी टाइप की भर्ती है, जिसकी रनिंग अच्छी है और पेपर ठीक ठाक है वही इसमें लगेगा। जिसका नंबर हाई स्कोर होगा उससे दोस्तों ये रनिंग हो पानी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो जिसका जीडी के लेवल का पढ़ाई है और अच्छी रनिंग है वो इसमें 100% अप्लाई करेंगे दोस्तों। इसमें वही बंदे लगेंगे जो जीडी टाइप के हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल टाइप के बंदे इसमें लगने वाले हैं। तो दोस्तों फिर बात करता हूँ मैं फीमेल की, तो इनके लिए देखिए 800 मीटर की रनिंग रहने वाली है 3 मिनट 40 सेकंड में। और दोस्तों लॉन्ग जंप और हाई जंप ये दोस्तों प्रैक्टिस से ही आपके हो सकते हैं। तो देखिए कांस्टेबल में लॉन्ग जंप 14 फीट है मेल के लिए और हाई जंप 4 फीट, फीमेल के लिए वही लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई 3 फीट। इसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए ये दोस्तों क्राइटेरिया पीएमटी का लिखा हुआ है कि EWR, EWS मतलब UR, EWS और OBC के लिए हाइट 165 मेल की, 157 फीमेल की। फिर दोस्तों SC/ST के लिए 160 मेल की, 52 फीमेल की। इसके अलावा दोस्तों ये सीना है, चेस्ट है, बिना फ्लाई 80, फुलाने के बाद 85 और SC/ST का बिना फ्लाई 76.2, 81.2 फुलाने के बाद। इसके अलावा दोस्तों ये गारविल है, गोरखा है, मराठाज है, उनके लिए दोस्तों ये अलग से क्राइटेरिया। ये दोस्तों था फिजिकल, ये PET और PST का जो स्टैंडर्ड था वो बता। लेकिन दोस्तों इस पेज का मेन उद्देश्य यही था कि वो बंदे ज़रूर फॉर्म भरेंगे जो फिजिकल में बढ़िया है, मेरा यही कहना होगा एकमात्र से पुरुष। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाता हूँ। और एक फिर इम्पोर्टेंट दोस्तों देखिए ये वह आ गई जिसका आप इंतजार करें कि सर किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है। तो दोस्तों देखिए कांस्टेबल की ये भर्ती देखिए आपके सामने क्लियर लिखी हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेबल की है। देखिए UR की 1450, SC की 536, ST की 268, OBC 966, EWS 357। और दोस्तों ये 3577 वैकेंसी है ना, ये तो है मेल के लिए। और ये बची हुई जो वैकेंसीज है दोस्तों इधर देखिए 256, 95, 47, 170, 63, ये 631 ये वैकेंसीज है किसके लिए, फीमेल्स के लिए। और दोस्तों एक्स सर्विसमैन का जो टोटल कोटा है 10% उसमें 420 उनको वैकेंसीज दी जाएगी। तो दोस्तों ये टोटल वैकेंसीज है, मतलब यही हुआ कि मेल कैंडिडेट के लिए खुली भर्ती रहेगी 3577 और फीमेल के लिए रहेगी 631 कांस्टेबल में। फिर दोस्तों नीचे जो लाइनें लिखी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शन द रिजर्वेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन, देखिए इस लाइन को बहुत शानदार से सुने, एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल कैंडिडेट सेल बी 10%, मतलब जो एक्स सर्विसमैन है उनको तो 10% और 15% वैकेंसीज ये फीमेल के लिए रिजर्वेशन है, ये उन्होंने क्लियर लिखा हुआ है और इसमें दी भी हुई है रिक्रूटमेंट। फिर दोस्तों नीचे लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये इससे लोगों को बहुत फायदा होगा। द वैकेंसीज फॉर एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल रिमेनिंग अनफिल्ड फॉर 1 to सुटेबल एक्स मैन एंड फीमेल ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट शैल बी फिलफिल्ड बाय द सुटेबल मेल कैंडिडेट एज पर एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस। इस लाइन का एकमात्र मतलब यही है कि अगर फीमेल्स और एक्स सर्विसमैन की कोई भी वैकेंसी अगर खाली जाती है, खाली का मतलब उनको वो फिट नहीं पाए जाते, 10, 20, 50 वैकेंसी अगर बचती है उनको भरने के बाद जैसे मेल फीमेल फिट नहीं हुई या एक्स सर्विसमैन कम आए या पास नहीं हो पाए, मतलब किसी भी वजह से अगर पोस्ट खाली होती है तो वो नॉर्मल मेल को दी जाएगी। ये दोस्तों बहुत ही शानदार चीज़ मेरे को लगा और इस भर्ती में ये शानदार चीज़ होने वाली है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड पे आपको लेके चलता हूँ। ये दोस्तों आपके लिए CBT वाला आ गया कि CBT वाला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो एग्ज़ाम होगा उसमें कितने नंबर का क्या आएगा, ये सारी चीज़ें आपके सामने मैं लेके देखिए प्रेजेंट हो चुका हूँ। देखिए CBT क्लियर लिखा हुआ है, द स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 10th में। दोस्तों जो ये कांस्टेबल का एग्ज़ाम है ये 10वीं बेस पर होगा, यह मैट्रिकुलेशन लेवल का यही मतलब होगा कि आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो 10वीं तक के स्टैंडर्ड में है, मतलब 10वीं तक की किताबों में जो ज्ञान आपको दिया गया है बेसिक नॉलेज वही यहाँ पर यूज़ करना है आपको। फिर दोस्तों एग्ज़ाम का पैटर्न देखिए क्या है, पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ CBT। तो दोस्तों इसमें टोटल देखिए ड्यूरेशन 90 मिनट एंड टोटल क्वेश्चन 120। दोस्तों 120 प्रश्न रहने वाले हैं और 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा इनको सॉल्व करने के लिए। फिर दोस्तों नीचे देखिए क्या लिखा है, द कैंडिडेट शैल बी अवॉर्डेड 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट, नो मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड और डिडक्टेड फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। मतलब यही है कि आप कोई प्रश्न छोड़ोगे तो उसका ना तो मिलेगा और ना कुछ कटेगा और सही प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर दोस्तों देखिए इस तीसरे पॉइंट में लिखा है देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 ऑफ ईच रॉन्ग आंसर। मतलब यही है कि आपको सही के लिए 1 नंबर मिल जाएगा, अगर गलत किया तो वहाँ पर 1/3 नंबर मतलब 0.33 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। फिर दोस्तों देखिए द नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन। तो यही है कि ज़्यादा शिफ्टों में एग्जाम होने की वजह से आपका नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। फिर मिनिमम पासिंग परसेंट दोस्तों ये मिनिमम स्कोर आपका कम से कम होना चाहिए अगर आपको नौकरी लेनी है, लेकिन दोस्तों इसकी कोई विशेष वैल्यू रह नहीं जाती क्योंकि दोस्तों इससे पार ज़्यादा वैसे ही सभी के मार्क्स ज़्यादा आएंगे तो इसकी कोई विशेष वैल्यू है नहीं इस स्लाइड की। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में आपको लेके चलता हूँ।
देखिए दोस्तों, ये आ गया आपका एज को लेकर के जो डाउट है ना, वो 110% में सारे के सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों इसको आप भूलेंगे, मतलब ये अभी के लिए ये नॉर्मली रहती है, लेकिन अब इस डब्बे से अपना कोई लेना देना रहा नहीं। ये डब्बा एक्टिव है अपने लिए, मतलब यह कॉलम अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो कांस्टेबल के लिए जो एज रहने वाली है वो 18 से 28 वर्ष रहने वाली है जनरल कैंडिडेट के लिए। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 18 से 28 तक उम्र रहने वाली है। और दोस्तों 18 से 28 1/7/2024 दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सर कब काउंट करें, तो दोस्तों 1 जुलाई 1/7/2024 तक आपकी एज 18 से 28 के बीच होनी चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तब, वरना नहीं। दोस्तों मैंने बता दिया कि आपको इस बार 3 साल का अतिरिक्त कोटा दिया गया, तभी ये जनरल के लिए 18 से 28 है, वरना ये जनरल के लिए 18 से 25 हमेशा कांस्टेबल में होती आई है। फिर दोस्तों देखिए, इसके अलावा जो नॉर्मल आपको रिलैक्सेशन मिलता है वो तो है ही है। इस SC/ST को 5 साल का मिलता है, OBC जो नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट उनको 3 साल का मिलता है। तो इस प्रकार से दोस्तों अब आपको मैं बता देता हूँ कि जो SC/ST कैंडिडेट है ना वो 33 साल, दोस्तों अब इस चीज़ को सुन लेंगे कि फाइनली कितनी उम्र तक चल सकते हैं। तो SC/ST का कैंडिडेट अगर 1 जुलाई 2024 तक अगर 33 साल से कम है तो वो फॉर्म भर सकता है। OBC का बंदा 1 जुलाई 2024 तक अगर 31 साल से कम है तो वो भी फॉर्म भर सकता है।